ठीक है। डायनामिक एलिमेंट वैसे तो काफ़ी रेयर होते हैं, कभी-कभार मिलते हैं। ये भी जो एलिमेंट चेक अवेलेबिलिटी एक्चुअली में डायनामिक एलिमेंट नहीं है। इज़ इट क्लियर? क्योंकि अगर मैं बटन को लेके XPath बना दूँ तो इसका फिक्स XPath बन सकता है। यस Yes. और नो? यस, तो चेंज नहीं होता। डायनामिक एलिमेंट काफ़ी रेयर होते हैं, बट डायनामिक एलिमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए डायनामिक एलिमेंट ही चाहिए, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एलिमेंट को डायनामिक कंसीडर कर लो, मतलब कि इसके सारे पैरामीटर बदल रहे हैं, ऐसा कंसीडर कर लो। तो कंसीडर कर लेंगे मतलब इनमें से एक भी पैरामीटर यूज़ नहीं करना। यस और नो? क्या यूज़ करना? टैग नेम, क्योंकि एट्रीब्यूट नेम बदल सकता है, HTML टैग्स बदल सकता है, लेकिन टैग नेम जो है वो सेम ही होते हैं। इज़ इट क्लियर? इसी वजह से हम रिलेटिव XPath में जाते हैं ताकि हम डायनामिक एलिमेंट फाइंड। गॉट इट? Yes. ठीक ठीक है, सो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पूरा एलिमेंट डायनामिक है। तो डायनामिक एलिमेंट में टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 टाइप के एलिमेंट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ डायनामिक एलिमेंट, जिसको हम कहेंगे डिपेंडेंट एलिमेंट, क्योंकि इसका XPath नहीं बन सकता। इज़ इट क्लियर? डायनामिक एलिमेंट वो जिसका XPath नहीं बन सकता, यही प्रॉब्लम था। तो हम इस एलिमेंट को एक कंप्लीट डायनामिक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि इसका मैं XPath नहीं बना सकता। जो भी हमने पहले 4 टाइप सीखे थे XPath के, उनमें से। इज़ इट क्लियर? XPath बाय एट्रीब्यूट, XPath बाय टेक्स्ट, कंट एंड XPath बाय कंटेंट, XPath बाय इंडेक्स। ये लगा के इस एलिमेंट के लिए हम XPath नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है? तो हमें हमारे डायनामिक एलिमेंट को हम बनाएँगे डिपेंडेंट एलिमेंट, कंसीडर करो डिपेंडेंट एलिमेंट क्यों? क्योंकि इसका XPath नहीं बन रहा, तो XPath किसी और का बनाएँगे और उसके थ्रू इसको फाइंड करने का ट्राई करेंगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है? किसी और का मतलब कैसे? तो जैसे कि मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया था, आपने लोन नहीं फेड़ा, तो बैंक वाले और आप भाग गए, तो बैंक वाले किसके पास जाएँगे? गारंटर आपका जो गारंटर है, और उसके आपके गारंटर मोस्टली आपके पेरेंट्स ही होते हैं। यस और नो? तो अगर आप भाग गए तो बैंक वाले किसके पास जाएँगे? पेरेंट्स के पास जाएँगे पूछने के लिए कहाँ गया ये? यस और नो? ठीक उसी तरीके से अगर चाइल्ड का XPath नहीं बन रहा तो किसका बनाएँगे? इसके पेरेंट का XPath बनाएँगे। इज़ इट क्लियर? यस सर ठीक है? एग्ज़ाम्पल को दिल पे मत ले लेना, तो बोलेंगे कि सर ऐसे एग्ज़ाम्पल क्यों देते हैं? सो कहने का मतलब ये है कि अगर चाइल्ड का XPath नहीं बन रहा, हम चाइल्ड तक नहीं पहुँच पा रहे, तो चाइल्ड के पेरेंट तक पहुँचेंगे। इज़ इट क्लियर? यानी कि XPath किस न किसका बनाने का ट्राई करेंगे? पेरेंट का। तो इनपुट का पेरेंट कौन है? TD है। इज़ इट क्लियर? यस सर यस ठीक है? ये इनपुट और ये इनपुट, ये पेरेंट है क्या इसका? नहीं नहीं। नहीं। ये दोनों एक ही लाइन में है, यानी कि ये पेरेंट नहीं है, बल्कि ये इनपुट, ये BR और ये इनपुट, इन तीनों का पेरेंट कौन है? TD है। तो हमारा जो डायनामिक एलिमेंट है चेक अवेलेबिलिटी बटन, उसका पेरेंट कौन है? TD। जब आप TD को सिलेक्ट करते हो तो UI पे ऑब्जर्व करो, चेक अवेलेबिलिटी बटन सिलेक्टेड एरिया के अंदर आता है। जितना एरिया ब्लू कलर में सिलेक्टेड है, उतने पोर्शन का टैग नेम क्या है? TD है, और हमारा बटन उसके अंदर दिखाई दे रहा है। क्लियर? सिलेक्टेड एरिया के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये चेक अवेलेबिलिटी का पेरेंट है। इज़ इट क्लियर? यस यस सर ठीक है। तो हमें हमारे डायनामिक एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट फाइंड करना है, और पेरेंट एलिमेंट जो है उसका XPath बनना चाहिए। गॉट इट? पेरेंट एलिमेंट का XPath बनना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चाइल्ड है, डायनामिक है, चाइल्ड का ये पेरेंट है और पेरेंट भी डायनामिक हुआ तो? पेरेंट डायनामिक हुआ मतलब पेरेंट का भी XPath नहीं बना तो? इज़ इट क्लियर? यस ठीक है। तो अगर पेरेंट का XPath नहीं बना तो पेरेंट के पेरेंट को फाइंड करेंगे। इज़ इट क्लियर? Yes, sir. यस ठीक है, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को फाइंड करना है। तो कंसीडर करो कि ये जो TD टैगने वाला जो एलिमेंट है ये डायनामिक है। कंसीडर करो कि ये भी डायनामिक है। यहाँ पे भी ये जो टेक्स्ट है बटन ये चेंज होता है लेट्स से, तो ये भी डायनामिक है, इसका भी XPath नहीं बनेगा। तो इसके पेरेंट को फाइंड करो। TD का पेरेंट कौन है? टीआर TR. TR है, यानी कि ये वाला। ठीक है। तो TD ये था, इतना ब्लू एरिया था, जब TR पे जाते हैं तो वो पूरा का पूरा ब्लू एरिया के अंदर आता है। यस और नो? चेक अवेलेबिलिटी बटन अभी भी उसके अंदर है, यानी कि ये भी
चेक अवेलेबिलिटी वाला जो बटन है इसका ग्रैंड पेरेंट्स एलिमेंट है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका एक्सपाथ बन सकता है क्या? कुछ है उसके पास? एट्रीब्यूट, टेक्स्ट? No. नहीं है, ऐसे भी टैग नेम्स होते हैं जिनके पास और कुछ पैरामीटर्स नहीं होते, सिर्फ टैग नेम होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ टैग नेम है, बाकी कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसका भी पेरेंट एलिमेंट फाइंड करेंगे। इस टीआर का पेरेंट कौन है? T-body. T-body. टी बॉडी है। टी बॉडी का एक्सपाथ बनता है क्या? नहीं. बन रहा है क्या एक्सपाथ नहीं. उसका? नहीं. नहीं, बट नहीं. हमारा जो टीआर था, ये अभी जो हाईलाइटेड है ये टीआर है। टी बॉडी पे जाने के बाद वो पूरा उस एरिया के अंदर आता है, सिलेक्टेड एरिया के अंदर, यानी कि उसका पेरेंट है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे तो इजीली समझ में आ रहा है, बट कभी कभी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। तो जब भी आप किसी पेरेंट पे जा रहे हो, हमारा टारगेट एलिमेंट जो कि है चेक अवेलेबिलिटी, ये हमेशा सिलेक्टेड एरिया के अंदर होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो टी बॉडी को हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिया। टी बॉडी का एक्सपाथ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। नहीं. तो इसके पेरेंट को फाइंड करो। इसका पेरेंट कौन है? Table. टेबल। Table. तो जब तक हमको एक ऐसा पेरेंट नहीं मिलता जिसका एक्सपाथ बन सकता है, तब तक हम इस तरीके से ऊपर चेक करते रहेंगे, पेरेंट ऑफ पेरेंट ऑफ। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो टेबल कौन है? एक ऐसा पेरेंट है, मान के चलो इसका एक्सपाथ बन सकता है, इसके पास एट्रीब्यूट्स वगैरह है, इसका एक्सपाथ बन सकता है। गॉट इट? तो हम पेरेंट एलिमेंट का एक्सपाथ बनाएंगे और पेरेंट एलिमेंट से चाइल्ड एलिमेंट पे जंप करेंगे। इज इट क्लियर? और वो जो Yes. जंप रहेगा वो रहेगा रिलेटिव जंप या एब्सोल्यूट जंप, दो में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली हम कौन सा यूज फॉलो करेंगे? रिलेटिव। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एक्सपाथ बाय रिलेटिव। ठीक है, सो मान के चलो कि ये हमारा फिक्स पेरेंट है, तो इसका एक्सपाथ बनाओ। इसके बाद एट्रीब्यूट्स है, ये क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि इसका इंडिपेंडेंटली एक्सपाथ बनना चाहिए। तो इसके पास आईडी दिख रहा है, इस आईडी को यूज कर लेते हैं और इसका एक्सपाथ बनाते हैं। गॉट इट? मैचिंग 1 ऑफ 1 हो गया। ठीक है, ये सिंगल स्लैश में डाल देते इसको। ठीक है, अब जो एक्सपाथ बना है वो पेरेंट एलिमेंट का एक्सपाथ बना है। पेरेंट एलिमेंट का एक्सपाथ बन गया, मैच भी हो गया 1 ऑफ 1। यस और नो? Yes. मैचिंग नंबर 1 ऑफ 1 है। अब यहाँ पे हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के हमारा जो डायनामिक एलिमेंट है, डायनामिक एलिमेंट था हमारा चेक अवेलेबिलिटी, उसका टैग नेम क्या था? इनपुट। ये Input. ट्रायल एंड एरर बेसिस प्रोसेस है। ठीक है, हम डायरेक्ट ये टैग नेम डाल के देखते हैं मैच करता है क्या। ठीक है, तो मैच तो कर रहा है, लेकिन 23 एलिमेंट्स को मैच कर रहा है। यस और नो? Yes. ठीक है, बट इन 23 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट हमारा भी तो रहेगा, यही है मैचिंग नंबर 3। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो हमने क्या किया, पेरेंट एलिमेंट को फाइंड किया और पेरेंट एलिमेंट से हमारे डायनामिक एलिमेंट पे जंप किया। तो पेरेंट एलिमेंट को, जिस पेरेंट एलिमेंट का हमने एक्सपाथ बनाया, इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट एलिमेंट, और जिसका सिर्फ टैग नेम यूज किया उसको कहेंगे डिपेंडेंट एलिमेंट। ये कौन सा? इंडिपेंडेंट, जिसका एक्सपाथ बना। और इसके थ्रू जिस पे जंप किया वो कौन सा हुआ? डिपेंडेंट एलिमेंट, क्योंकि उसका खुद का एक्सपाथ नहीं बन रहा था, तो उसका पेरेंट का बनाया और पेरेंट के एक्सपाथ से इसको फाइंड किया। इज इट क्लियर? बाय यूजिंग रिलेटिव जंप। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ठीक है, बट अब मैचिंग 1 ऑफ 1 नहीं है, वो 1 ऑफ 1 लाना पड़ेगा, तभी एक्सपाथ हमारे काम का रहेगा। गॉट इट? तो 1 ऑफ 1 लाने के कई सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे सीधे सीधे एक्सपाथ बाय इंडेक्स लगा सकता हूँ। एक्सपाथ बाय इंडेक्स का कंसेप्ट क्या था कि आपने जो भी एक्सपाथ बनाया वो अगर मल्टीपल एलिमेंट को मैच कर रहा है तो उसको ब्रैकेट में डालो और मैचिंग नंबर एज ए इंडेक्स साइड में दे दो स्क्वायर ब्रैकेट में। हो गया 1 ऑफ 1। Yes. ठीक है, ये पहला तरीका। अब इसमें रिलेटिव एक्सपाथ भी यूज किया प्लस एक्सपाथ बाय इंडेक्स यूज भी किया। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, मैं आपको ये 2-3 तरीके बता रहा हूँ। ऐसे मेन कंसेप्ट अभी भी वही है जो हम स्टेप्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये हमारा पहला एक्सपाथ
ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है, अब मान के चलो आपको एक्सपाथ बाय इंडेक्स से नहीं बनाना 1 ऑफ 1, ठीक है, पूरा रिलेटिव से ही जाना है तो वो भी जा सकते हो। हमने क्या किया, हमने टेबल से हमारे चाइल्ड एलिमेंट तक यानी कि मेन पेरेंट एलिमेंट से हमारे डायनामिक एलिमेंट तक डायरेक्ट रिलेटिव जंप करने का ट्राई किया इनपुट पे, ठीक है, बीच में के सारे टैग नेम स्किप कर दिए। अब ये रिलेटिव जंप हो नहीं रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट है इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, इमीडिएट पेरेंट टीडी है, TD. ठीक है, तो हम पहले टीडी पे जंप करने का ट्राई करते हैं, फिर टीडी से आगे इनपुट पे जाएंगे, ये सर नो, राइट। लेकिन हम्म। जैसे टीडी डाला मैचिंग नंबर पहले से तो ज्यादा हो गया, Yes. पहला 23 था अब 1108 हो गया, तो टीडी पे जंप नहीं कर पा रहे, विच इज ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थे, यहाँ से टीडी के ऊपर जंप करने का ट्राई किया, मैचिंग नंबर बहुत ज्यादा था, टीआर के ऊपर कर लेते हैं, टीआर टीडी का भी पेरेंट है, ये सर नो, Yes. ठीक है। डबल फॉरवर्ड स्लैश, चलो पहले सिंगल देते हैं, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश टीडी दिया, जंप नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट जंप, एब्सोल्यूट यानी कि इमीडिएट चाइल्ड पे जंप करेगा, और टेबल का इमीडिएट चाइल्ड कौन है, टीआर है क्या उसका टीआर टीडी नहीं सॉरी टीआर, टीआर है क्या उसका इमीडिएट चाइल्ड, No. नहीं, वो चाइल्ड ऑफ चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश, अब देखो टीआर पे जंप किया, 50. ठीक है, टीआर पे जंप किया, और टीआर पे कितने मैच कर रहा है, 55 मैच कर रहा है, राइट। 55 अगर मैच कर रहा है तो हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये टीआर 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 सब एक लाइन में है, यानी कि ये सब के सब किसके अंदर है, ये दिख रहा है आपको, ये सब के सब किसके अंदर है, टी बॉडी के अंदर है, Body के अंदर. Yes. ठीक है, ये सब टी बॉडी के अंदर है। तो हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो कौन से टीआर पे आते हैं, टी बॉडी के अंदर मल्टीपल टीआर है तो इसको इंडेक्स लगेगा ना एचटीएमएल ट्री डायग्राम के हिसाब से, TR1 TR2 TR3 TR4 TR5, गॉट इट। सो हमें जो टीआर चाहिए उसका इंडेक्स नंबर रख सकते हैं लाइक दिस, TR3, यस और नो, Yes. Yes. बट हमारा हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, हमारा जो एलिमेंट है वो कौन से टीआर में आता है पहले देख लो, ठीक है, कितना आया, 7 आया, ये 7th टीआर है यहाँ से यहाँ तक, ये देखने की जरूरत नहीं, बस ये देखो कि टी बॉडी के अंदर ये 7th टीआर है जब हमारा एलिमेंट हाईलाइट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे ये वाला इंडेक्स लगाते हैं, एक्सपाथ बाय इंडेक्स नहीं लगाया मैंने, इज इट क्लियर, एक्सपाथ बाय इंडेक्स ब्रैकेट में लगाते हैं, ये एक्सपाथ बाय इंडेक्स नहीं है, ये अगर एक ही टैग नेम रिपीट होता है एक ही जगह पे तो इंडेक्स लगाते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सके, वो वाला है, गॉट इट, Yes. ठीक है। और हमारा चेक एबिलिटी बटन उसके अंदर है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टीडी है, टीडी के अंदर इनपुट है, टीआर तक पहुंच गए, डबल फॉरवर्ड स्लैश इनपुट लिख के देख लो जंप कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है जंप, लेकिन नंबर ऑफ मैचिंग 2 है, पहली मैचिंग TD3 के अंदर पहला इनपुट, TD3 के अंदर दूसरा इनपुट, तो हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा है, दूसरे दूसरे इनपुट वाला है, यानी कि अगर TD3 के अंदर मुझे इंडेक्स देना होता तो इसको बोलता है इनपुट 1 और इसको बोलता है इनपुट 2, करेक्ट। तो हमारा जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, इनपुट 2, अब कर लिया फाइंड उसने, Yes. ये हो गया कंप्लीट रिलेटिव पाथ। अब रिलेटिव क्यों है, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट जंप नहीं किया, एब्सोल्यूट जंप करता तो टेबल के बाद टी बॉडी के बाद टीआर, टीआर के बाद टीडी, टीडी के बाद इनपुट ऐसे लिखना पड़ता, लेकिन टेबल और टीडी इन दो टैग्स को हमने यहाँ पे स्किप करवा दिया ताकि लेंथ कम हो जाए, ये सर नो, Yes. ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक और एक्स पाथ फॉर द सेम एलिमेंट, बट ये हमने पूरा कंप्लीट रिलेटिव से फाइंड किया है, इसमें हमने एक्स पाथ बाय इंडेक्स नहीं लगाया, यानी कि ब्रैकेट डाल के इंडेक्स लगाने वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया, इज इट क्लियर, Yes. Yes, sir. ठीक है। सो ऐसे हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे रिलेटिव के एक्स पाथ बनाते हैं, ठीक है, यानी डायनामिक एलिमेंट के एक्स पाथ बनाते हैं। इसमें स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, सबसे पहले ये जो हमने ये एक्स पाथ बनाया या ये एक्स पाथ बनाया, हमने क्या किया, पेरेंट एलिमेंट को फाइंड किया, पेरेंट एलिमेंट का एक्स पाथ बनाया, पेरेंट से चाइल्ड पे जंप किया, करेक्ट, Yes. Yes.
ठीक है, तो यही तीनों चारों स्टेप्स हमको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई दी parent independent element and child डिपेंडेंट यानी कि डायनामिक एलिमेंट। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है, क्रिएट दी XPath for independent parent element। इज इट क्लियर? आपको इंडिपेंडेंट पेरेंट एलिमेंट जो है उसके लिए आपको XPath बनाना पड़ेगा। ये XPath बनाने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जंप टू डायनामिक डिपेंडेंट एलिमेंट यूजिंग रिलेटिव XPath। रिलेटिव XPath क्यों बोलते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट के साथ जाएंगे तो लेंदी XPath हो जाएगा, रिलेटिव के साथ XPath हमारा शॉर्ट हो सकता है। इस वजह से हम हमेशा प्रीफर किसको करेंगे, रिलेटिव को। क्लियर? यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ है ये हमारा पेरेंट एलिमेंट का XPath है, और ये जो हमने किया है ये क्या किया हमने, रिलेटिव पे जंप किया है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूरे के पूरे टैग नेम लिखने की जरूरत है क्या, ऊपर से लेके नीचे तक? नहीं। एक एक टैग नेम लिखकर चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। पहले एक पेरेंट एलिमेंट बना लो, उस पेरेंट एलिमेंट का कंप्लीट XPath बना लो। ठीक है, क्योंकि XPath के टाइप्स है हमारे पास। दिस इज जंप ऑन डायनामिक एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से। गॉट इट? सो पेरेंट एलिमेंट का इस तरीके से एक XPath बना लो। तो अब आपको पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जितने भी टैग नेम है उन सब टैग नेम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट? इसके बाद आप जो भी पाथ बनाएंगे वो सब इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही वेरीफाई करेंगे, पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही चेक करेंगे। इज इट क्लियर? सो इससे हमारा टाइम बचता है। अगर मैं ये नहीं करता, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टैग नेम के भरोसे चलता, तो फिर और भी नंबर ऑफ मैचिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये सर नो? Yes. ठीक है, इसी वजह से हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द डायनामिक एलिमेंट। डायनामिक एलिमेंट का क्या यूज हुआ इसमें, सिर्फ टैग नेम, और कोई प्रॉपर्टी यूज हुई क्या? नहीं। अब नेम की पूरी भी वैल्यू बदले या आधी बदले या कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? हमारा हर बार एलिमेंट फाइंड होगा क्योंकि उसका टैग नेम वही रहने वाला है। ओके, Yes. Yes. एनी क्वेश्चन इन दिस? नो सर। ठीक है, अमेजोन पे जाओ या फ्लिपकार्ट पे जाओ, यहाँ पे अगर मैं मोबाइल करके सर्च करता हूँ, ठीक है, आज मैंने मोबाइल सर्च किया तो मुझे दिख रहा है सैमसंग गैलेक्सी M04। ठीक है, डार्क ब्लू, 4 GB रैम, 120 GB स्टोरेज वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे लिखा है। कल भी सर्च करूंगा मोबाइल तो यही आएगा? नहीं. No. यही मोबाइल आता है सबसे ऊपर? नहीं। यानी कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं
ये सब डायनामिक है, यस और नो? Yes. ठीक है, हमेशा ऐसे ही आएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। मोबाइल की जगह अगर वॉच सर्च करेंगे तो क्या यही आने वाला है फिर से? नहीं, वहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स आएंगे, उसका नाम कुछ और होगा, उसकी प्राइस कुछ और होंगी, उसकी रेटिंग अलग होंगी, करेक्ट? उसका डिस्काउंट अलग होगा, एमआरपी अलग होंगी, ठीक है? प्राइम रहेगा कि नहीं ये भी मैटर करेंगे, ये सर नो? प्राइम वालों के लिए कोई ऑफर है कि नहीं है? और ये जो डिलीवरी डेट है, ठीक है, फ्री डिलीवरी बाय अमेज़न, ये भी चेंज होने वाला है। डिलीवरी डेट भी लिख के आ सकता है कि टुडे होने वाला है, टुमारो होने वाला है, ये भी चेंज हो सकता है। एक भी तो चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है, यस और नो? ये तो पूरे कंटेंट की डायनामिक है, ठीक है? तो मैं अगर टेस्ट केस में मुझे एक टेस्ट केस बनाना है जहाँ पे मैं मोबाइल सर्च करूँगा, ऐड टू कार्ट का मेरा टेस्ट केस है और फिर मुझे इसका इस पूरे इस वाले मोबाइल को सिलेक्ट करना है, तो फिर मैं ऐसे जाता हूँ यहाँ पे, मुझे पता चलता है कि इसमें ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को लेके मैं एक्सपाथ बनाता हूँ। क्या मेरी टेस्ट केस चलेंगी 2 दिन बाद? नहीं चलेगा। नहीं, No. टेक्स्ट बदल, राइट? तो टेक्स्ट लेके कोई फ़ायदा है क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं. नहीं वो प्राइस, नहीं ये वाला टेक्स्ट फ्री अमेज़न, फ्री डिलीवर्ड बाय अमेज़न, यहाँ पे कुछ भी लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इस वजह से जब भी आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट को ऑटोमेट कर रहे हो, स्पेशली फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट, इन वेबसाइट पे जो सर्च रिजल्ट होते हैं, ये डायनामिक ही होते हैं एंड डायनामिक है, तो डायनामिक तरीके से ही फाइंड करने पड़ेंगे। इज़ इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। सो आपको अगर इसकी स्टार्टिंग करनी है कि अगर मान के चलो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी ये टेक्स्ट की, मुझे ये चेक करना है कि मोबाइल एंटर करने के बाद सबसे पहला जो रिजल्ट आता है, उस सबसे पहले रिजल्ट का मुझे टेक्स्ट चाहिए, उसका नाम क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है? तो यहाँ पे अगर साइज़ वगैरह है, सॉरी क्लास वगैरह है, इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्लास के साथ मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था कि क्लास डुप्लीकेट हो सकता है, राइट? Yes. Yes. क्लास का एट्रिब्यूट वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, तो क्लास वगैरह यूज़ करने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्लास के अलावा कुछ है नहीं, क्लास की भी वैल्यू देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। हो सकता है कि क्लास की वैल्यू डायनामिक हो, कल जाके क्लास की वैल्यू चेंज होके आ जाए। इज़ इट क्लियर? Yes. ठीक है? सो ऐसे केसेस में ई-कॉमर्स वेबसाइट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन टू प्रैक्टिस द डायनामिक एलिमेंट। गॉट इट? मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करूँ, मेरा फर्स्ट एलिमेंट मैच होना चाहिए, ठीक है? कैसे? तो ये जो है आपको इसके पैरेंट पे जाके चेक करना पड़ेगा, ऐसा एलिमेंट जो इस पूरे एरिया को हाइलाइट करेगा, ठीक है? ये पूरा रिजल्ट पेज जो है, ये जो बॉक्स आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक छोटा-सा शैडो है व्हाइट कलर में, यहाँ से लेके यहाँ तक। इज़ इट क्लियर? ऐसे, वो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट रिजल्ट है, ऐसे ही हर एक रिजल्ट के लिए है, ठीक है? नाउ आपको यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल अप करते-करते यानी कि एचटीएमएल कोड में स्क्रॉल अप करते-करते वो टैग नेम ढूँढना पड़ेगा जो पूरे एरिया को हाइलाइट करता है। अभी पूरे एरिया को हाइलाइट कर रहा है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी तक हम पूरे कोड तक पहुँचे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो इस डीआईवी के नीचे जाते ही हमको कौन मिलना चाहिए था? दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए था। ठीक है? इस डीआईवी के नीचे जाते ही। इस डीआईवी के नीचे कौन-सा टैग नेम है? कोई भी नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो हम अभी भी सही एलिमेंट पे नहीं है। इसके भी पैरेंट पे जाओ। ये रहा इसका पैरेंट। क्लोज़ करो इसको। ठीक है? इसके नीचे कौन-सा डीआईवी है? कोई भी डीआईवी नहीं है। है क्या इसके नीचे डीआईवी कोई? नहीं. जो ये एक है जो क्लोज़ हो रहा है वो ये वाला है। इसको क्लोज़ किया जा रहा है यहाँ पे। इसके पैरेंट के पास जाइए। इस डीआईवी को क्लोज़ करो। अब देखो, ये डीआईवी यहाँ पे क्लोज़ हुआ, क्लोज़ होने के तुरंत बाद नया डीआईवी शुरू हुआ। ये कौन है? ऑप्शन 2 है। येस और नो? रिजल्ट 2 है। ये रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 है, ये रिजल्ट 3 है। देख लो। इज़ इट क्लियर? ये कौन है? रिजल्ट 4 है इसके नीचे, राइट? तो आपको वो टैग नेम मिल गया जो यहाँ पे जो रिजल्ट हमको डिस्प्ले होता है, उस रिजल्ट को जो डिवाइड करता है स्क्रीन पे, वो वाला टैग नेम हमको यहाँ पे मिल गया, करेक्ट? जो रिजल्ट हर एक रिजल्ट के लिए एक सेपरेट विंडो बना के रखा है। हम इसका एक्सपाथ बनाएँगे और एक बार इसका एक्सपाथ मिल गया, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो कोड है, ये कौन है? ये है सबसे पहले रिजल्ट का कोड, करेक्ट?
ठीक है, अब आपको हमेशा पहला प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है या दूसरा करना है या तीसरा करना है, इसके बेसिस पे आप ये और ये और ये इनमें से किसी एक का एक्सपाथ बना लो। ठीक है, ये अगर इसका एक्सपाथ बन गया तो इसके अंदर आप रिलेटिव जंप करवा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जितना भी ब्लू कलर में एरिया हाईलाइट हो रहा है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, इस पेरेंट एलिमेंट से इसके अंदर के किसी भी कंटेंट तक रिलेटिव जंप करवा सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको ऐसा एक्सपाथ बनाना है कि यहाँ पे जब भी हम मोबाइल एंटर करेंगे, ठीक है, तो अपने आप प्राइस के लिए प्राइस गेट होनी चाहिए, तो प्राइस के लिए एक्सपाथ बनाना है। गॉट इट? यहाँ पे लेकिन कैसे बनाना है? रिलेटिव एक्सपाथ से बनाना है। पूरे ब्लॉक का एक्सपाथ फाइंड करो और वहां से प्राइस पे रिलेटिव जंप करो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, बट एक्सपाथ बाय रिलेटिव यानी कि डायनामिक एलिमेंट कंसीडर करके। ठीक है, ये क्लास कंसीडर करके नहीं। ठीक है, और वो भी कहाँ से? जो अभी टैग ने मैंने बताया था, DIV। पहले ये फाइंड कर लेना। ठीक है, ये वाला यहाँ से आप रिलेटिव जंप करेंगे प्राइस तक, जब तक आपको उसका प्राइस नहीं मिलता। गॉट इट? हाँ, समझ में आया? इसका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंटरव्यू में रिलेटिव एक्सपाथ पे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ऐसा ही कोई टास्क देंगे, बोलेंगे मुझे इसका एक्सपाथ निकाल के दो। अगर वो कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट को ओपन करेगा, बोलेंगे प्राइस का एक्सपाथ निकाल के दो। और अगर आप क्लास वगैरह यूज करेंगे, तो एक कॉमन सेंस है कि आगे जाके कल भी यही प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आने वाला है, यानी कि ये एक्सपाथ कल जाके फेल होने के चांसेस है। तो आपको रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में सोचना पड़ेगा। क्लियर? Yes. 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 ठीक है, कई बार वो और भी कोई अलग अलग वेबसाइट ओपन कर देते हैं। उसको अगर पता है कि कहीं पे कोई डायनामिक एलिमेंट है, तो ओपन करेगा, डायनामिक एलिमेंट का एक्सपाथ बनाने को बोलेगा। जब भी कोई इंटरव्यूअर आपको एक्सपाथ बनाने को बोलता है, तो 99% चांसेस है कि वो आपको डायनामिक एलिमेंट ही दे रहा है फाइंड करने के लिए। इज इट क्लियर? 99% चांसेस है, क्योंकि बाकी एक्सपाथ तो इजी है बनाना। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ठीक है, सो अगर आपने मान लीजिए इसको यूज करके एक्सपाथ बना लिया इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका ये काम है कि मैचिंग 1 ऑफ 1 मिल गया लेटर से। ठीक है, मैंने कहा था क्लास डुप्लीकेट होता है, देख लो, डुप्लीकेट है, विद टैग नेम डुप्लीकेट है, 38 मैचिंग दे रहा है। ठीक है, तो मान के चलो आपको मैचिंग 1 ऑफ 1 भी मिल गया। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से इंडेक्स भी लगा दिया एंड मैचिंग नंबर हमारा 1 ऑफ 1 बन गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे आपने एक्सपाथ बना दिया। ये बोलने के पहले सेम पेज को एक बार रीलोड कर लेना एंड रीलोड करके चेक करना कि आपका बनाया एक्सपाथ अभी भी मैच कर रहा है क्या। इज इट क्लियर? अगर वो अभी भी मैच कर रहा है, मतलब वो डायनामिक नहीं है, और अगर अभी भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब वो डायनामिक है। इज इट क्लियर? आपको रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में सोचना पड़ेगा। गॉट इट? Yes, sir. ये तो हो गया डायनामिक एलिमेंट अगर वो कोई देता है तो। लेकिन अगर वो कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन करता है और वो आपको सर्च रिजल्ट में से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने को बोलता है, तो सर्च रिजल्ट के प्रोडक्ट एलिमेंट्स अभी तो ये इस तरीके से कितने भी बार रिलोड करूंगा तो ये मैच होगा, लेकिन एक कॉमन सेंस ये है कि कल जाके यही प्रोडक्ट नहीं आने वाला। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वॉच एंटर करूँ, ठीक है, तो वॉच के जो रिजल्ट्स आते हैं, इसके रिजल्ट थोड़े अलग अलग है, तो कुछ और सर्च करते हैं, जैसे कि AC चेक कर लेते हैं। इस तरीके से रिजल्ट आते हैं, तो मेरा ये एक्सपाथ अभी भी मैच होना चाहिए वहां पे। गॉट इट? देखो प्राइस से मैच कर रहा है क्या, जो मुझे चाहिए यहाँ पे मैच करवाना था, मैच हो रहा है क्या? No. नहीं. मैच कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, वो तो बदल गया ना। मुझे क्या चाहिए था? रिजल्ट में से फर्स्ट प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस गेट करना था, वो तो नहीं होने वाला। प्राइस तो किसी और का गेट होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट जो चल रही है उसमें से प्राइस गेट कर रहा है वो। इज इट क्लियर? Yes. यानी कि ये एक्सपाथ नहीं चलेगा, तो कौन सा बनाएंगे? रिलेटिव। क्योंकि जब आप इसके लिए एक्सपाथ बनाएंगे ना, डिवीजन के लिए, किधर गया? नॉट दिस वन, इसके नीचे ही होगा ये। जब आप इसके लिए एक्सपाथ बनाएंगे ना, ये
इस एलिमेंट को इसके अंदर चेक करेगा। इज इट क्लियर? इसके अंदर चेक करेगा क्योंकि मैंने इसके पहले एज अ पेरेंट उसका नाम डाला होगा, तो ये बराबर उसी मैचिंग नंबर पे पहुंचेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, समझ में आया सबको मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे रिजल्ट पेज को हैंडल करने के लिए हम ये डायनामिक एलिमेंट वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे करनी है। क्लियर? Yes. एनी क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, मतलब रिलेटेड एक्सपात जो पहला एग्जाम्पल लिया था रेडिफमेंट का। हमें यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा डायनामिक एलिमेंट है इसका ऐसा पेरेंट फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट, इसका पेरेंट कौन है? टीडी। ठीक है, तो ऐसा पेरेंट फाइंड करना है जिसका फिक्स एक्सपाथ हम बना सकते हैं। तो इनपुट का पेरेंट है टीडी, मान के चलो टीडी भी डायनामिक है, तो टीडी से भी एक्सपाथ नहीं बन रहा, तो टीडी का पेरेंट फाइंड करो, उसका पेरेंट है टीआर। टीआर का एक्सपाथ बन सकता है क्या? चेक करो, अगर बन सकता है तो एक्सपाथ बनाओ, नहीं बन सकता तो इसका भी पेरेंट फाइंड करो, इसका एक्सपाथ बन सकता है क्या? चेक करो। ऐसे चेक करते करते आपको पेरेंट ऑफ फाइंड करके इंडिपेंडेंट पेरेंट एलिमेंट फाइंड करना है जिसका एक्सपाथ बना सकते हैं, जिसका इंडिविजुअली पूरा कंप्लीट एक्सपाथ बन सकता है। तो इस एलिमेंट का पूरा एक्सपाथ बन सकता है ऐसा हमने कंसीडर किया था। और पेरेंट एलिमेंट का एक्सपाथ बनाने के बाद पेरेंट टू चाइल्ड हम रिलेटिव जंप करेंगे। इज इट क्लियर? यानी कि हम रिलेटिव एक्सपाथ का ही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। गॉट इट? Yes. ठीक है, यहाँ पर भी डबल फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर भी डबल फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर भी डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला कंसेप्ट था। इज इट क्लियर? Yes. सर मतलब हर एक टैग नेम के आगे डबल स्लैश देना है, फॉरवर्ड स्लैश। हाँ, तो रिलेटिव के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं ना। हाँ सर। सर जैसे कि हम मान लो अगर ये सर्च पेज में ये जो पहला ऐड आ रहा है, तब ये फिक्स थोड़ी रहेगा कि ये ऐड आएगा ही उधर। नहीं, ऐड वाले एलिमेंट्स के लिए हम कोई भी हैंडलिंग नहीं करवाते। प्लीज म्यूट योर माइक। ऐड वाले एलिमेंट्स के लिए हम कभी भी कोड में कोई भी हैंडलिंग नहीं करते। वाई? अभी यहाँ पे ये लिमिटेड डील्स का बटन दिख रहा है, हो सकता है कि कल अगर ऐड आए तो लिमिटेड बटन इधर हो, लिमिटेड डील्स वाला बटन इधर हो। सर नो, हमेशा ऐड इसी फॉर्म में आएगा ये नेसेसरी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी अलग होती है। ठीक है, ये ऐड जो है, ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी अगर कर रही है तो अमेजोन वालों ने उनको यहाँ पे जगह दी है, ऐड वो बना के बेचते हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो ऐड के अंदर के कंटेंट 100 हमेशा रोज चेंज होंगे, उसके लिए डायनामिक भी काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारे किसी भी टेस्ट केस में ऐड को वेरीफाई करने का कंसेप्ट नहीं आता, क्योंकि देखो अगर ये अमेजोन का पेज है और यहाँ पे ऐड चल रही है फेसबुक की, ठीक है, ऐड बनाने के लिए ये लोग इतनी जगह जो है इसने ऐड कंपनी को दे दी। अब यहाँ पे क्या दिखाना है वो ऐड कंपनी की जिम्मेदारी है, अमेजोन वालों की नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। आया ना? ठीक है, अमेजोन वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ऐड क्या चल रहा है, ऐड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इससे अमेजोन वालों को कोई लेना देना नहीं, यानी कि हमें एज अ टेस्टर इससे कोई मतलब है नहीं। नहीं है। ये हमारे टेस्ट केस के प्रीव्यू में आएगा कभी नहीं. नहीं आएगा। ठीक है, और आता भी है तो इसको मैन्युअली ऑटोमेशन के थ्रू हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐड के अंदर का जो यूआई है ये कंप्लीटली थर्ड पार्टी कंपनी बनाती है जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। ठीक है, तो वो हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलने वाले। गॉट इट? हम डायनामिक एलिमेंट किसको कहते हैं? हमने इसको डायनामिक एलिमेंट बोला। मैं कितनी भी बार ये पेज रिलोड करूं, एलिमेंट तो रहने वाला है ना स्क्रीन पे, इसी जगह पे रहने वाला है, उसके पैरामीटर बदल रहे थे। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं रिजल्ट कुछ भी सर्च करूं, यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी आ जाए, लेकिन ये जो विंडो है, इतना जो विंडो है यहाँ पे जिसके अंदर वो प्रोडक्ट डिटेल्स दिखती है, वो तो रहने वाला है ना, Yes. राइट? उसके अंदर का प्रोडक्ट बदल रहा है।
एडवर्टाइजमेंट विंडो इतने ही रहने वाली है, विच इज ओके। ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट विंडो दिख रही है क्या, लेकिन उसके अंदर कौन सा बटन दिख रहा है, वो बटन लिमिटेड डील्स वाला है या फेसबुक का साइन अप बटन दे के रखा है वहां पे, वो नहीं कर सकते वेरीफाई। इज इट क्लियर? एडवर्टाइजमेंट क्या चल रही है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ऑटोमेशन के थ्रू नहीं कर सकते, मैन्युअली देख के कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको कोई भी वैलिडेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो टेस्ट केसेस ऑटोमेशन में आते ही नहीं। ठीक है, बाकी आपको ऐसा एक्सपाथ बनाना है कि वो हमेशा प्राइस को मैच कर जाए। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वॉच डालता हूँ तो पूरा यूआई बदल जाता है। यूआई बदल गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? इसके लिए कंप्लीटली सेपरेट एक्सपाथ बनेंगे नहीं, क्योंकि यूआई अलग है। यहाँ पे वो डिवीजन है क्या जो हमको मोबाइल और एसी के टाइम पे दिख रहा था, नहीं। उस तरीके से ब्लॉक नहीं। यूआई बदल गया, यूआई बदल गया तो इसका हैंडलिंग अलग से करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉमन एक्सपाथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन वॉच के अलावा अगर आप मोबाइल डालो, टीवी डालो, ठीक है, तो टीवी का देखो सेम तरीके से आ रहा है, तो मैच होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. क्योंकि यहाँ पर भी मोस्टली यूआई सेम है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes. सर। ठीक है, अब अगर किसी रीजन की वजह से मैंने रिलेटिव जंप किया ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट पे जंप किया था, ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ मैचिंग मेरा बहुत ज्यादा हो गया था 23। तो आप ट्राई करेंगे कि नंबर ऑफ मैचिंग कम करना। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट का जो पेरेंट एलिमेंट था टीडी, उसको डालने का ट्राई किया। ठीक है, उसका भी नंबर ऑफ मैचिंग बहुत ज्यादा था, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, टीआर को डाला था। करेक्ट, फिर टीआर का इंडेक्स डाला था 7, और इस तरीके से हमने इसको मैच करवाया था। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके एक्चुअल पेरेंट के बाद एक्चुअल पेरेंट एलिमेंट जो है, इसके आगे जो आप टैग नेम लिखते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे जंप नहीं कर पा रहे हो ठीक से, ठीक है, आपको ये इंडेक्स नंबर वगैरह नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट एक्सपाथ भी यूज कर सकते हो यूजिंग सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। इज इट क्लियर? अगर बहुत बड़ा एक्सपाथ नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा टैग नेम नहीं है, तो इस तरीके से भी बना सकते हो। गॉट इट? Yes. देन टीडी, देन इनपुट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एब्सोल्यूट ही, सॉरी, रिलेटिव ही यूज करना है, बट एब्सोल्यूट भी आप यूज कर सकते हो, बट मोस्टली हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, रिलेटिव देखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट के केस में आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा टैग नेम यूज करने पड़ेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, पेरेंट एलिमेंट से टी बॉडी के ऊपर आपने इमीडिएट जंप किया, इमीडिएट चाइल्ड पे जंप किया यूजिंग रिलेटिव, ये तो इसके आगे भी सब रिलेटिव ही यूज करने हैं, ऐसा भी नहीं है। इज इट क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. Sir. ये सब कुछ डिपेंड करता है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। मैंने ये दो जंप कैसे किया एब्सोल्यूट, और इसके बाद का कैसे किया रिलेटिव। इज इट क्लियर? इस तरीके Yes. से एक्सपाथ हम बना सकते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। हमारा टारगेट है कि हमारा एक्सपाथ क्या बनना चाहिए, 1 of 1, और वो भी ऐसे कि मैं पेज को कितनी भी बार रीलोड करूँ या रिफ्रेश करूँ, एक्सपाथ हमेशा मैच करना चाहिए। गॉट इट? Yes. यस। ठीक है, तो ये सभी तरीके से आप रिलेटिव्स एक्सपाथ बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि लेट्स से, और एक टाइप बताता हूँ यहाँ पे, डबल फॉरवर्ड स्लैश लेट अस से टीआर। टीआर ऐसे हो गया, ठीक है, मैंने इसको ये वाला इंडेक्स देके सॉर्ट आउट किया था, मैचिंग 1 of 1 हो गया था, लेकिन आपका नहीं हो रहा लेटेस्ट से। आप इसको इंडेक्स लगा सकते हो इस तरीके से, एक्सपाथ बाय इंडेक्स। ठीक है, कौन सा मैचिंग नंबर है, 7, हो गया मैच। यस सर। Yes. इस तरीके से। बट कभी ऐसा हुआ कि अब मैं यहाँ पे टीआर की जगह लेटेस्ट से इनपुट लेता हूँ, इनपुट नहीं, टीडी लेता हूँ। ठीक है, तो टीडी का मैचिंग नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे जिस टीडी में जाना है, बस मेरा चेक अवेलेबिलिटी बटन हाईलाइट होना चाहिए, तो मैं चेक अवेलेबिलिटी बटन आने तक इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा। आ गया हमारा 15th पे आ गया, तो यहाँ पे इंडेक्स कितना लगा देंगे,
15 ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे इसके आगे डालते हैं इनपुट। ठीक है, इस तरीके से। नंबर ऑफ मैचिंग कितनी है? 23 ठीक है, इस तरीके से XPath बना है, नंबर ऑफ मैचिंग 23 है। तो हम यहाँ पे आते हैं चेक अवेलेबिलिटी बटन पे। कितना हो गया? 3 हो गया। 1 नहीं होना चाहिए, 3 हो गया। नहीं बन रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसे बताना है कि मान लो आपने 3 डाल दिया, ठीक है? डालने के बाद भी मैचिंग 1 ऑफ 1 नहीं हुआ, पहले 23 हो रहा था, ठीक है? और मान लीजिए अभी कुछ कम हो गया, ठीक है? 15 पे भी ये कहीं न कहीं जा रहा है, ठीक है? ठीक है, पहले 23 मैचिंग हो रहा था, 23 मैचिंग हो रहा था, तो आपने इसका इंडेक्स नंबर बनाया, फिर आपको पता चला इंडेक्स नंबर 3 है, तो आपने 3 डाला। 3 डालने के बाद भी अभी भी यहाँ पे 1 ऑफ 3 मैचिंग आ रहा है, तो और क्या करेंगे? अभी भी 1 ऑफ 3 मैचिंग आ रहा है, ठीक है? और उसमें से आपका मैचिंग नंबर 2 है, तो आप क्या करेंगे अगेन? पूरे XPath को डालेंगे इंडेक्स पर ब्रैकेट में, पूरा XPath ब्रैकेट में यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाहर आप फिर से इंडेक्स लगाएंगे इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर? यस आप इस तरीके से भी बना सकते हो। फिर भी हमने जो डायनामिक के लिए जो तरीका अपनाया वो कौन सा है? रिलेटिव का। बाकी तो मैचिंग नंबर कम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने पहले इंडेक्स ऑफ लगाया, फिर भी मैचिंग नंबर मल्टीपल आ रहे हैं, पहले से कम आ रहे हैं लेकिन मल्टीपल आ रहे हैं, फिर से इंडेक्स लगाओ अगेन। गॉट इट? यस यस इसीलिए आपको XPath की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? यस यस। हम्म। वो क्यों करेंगे ऐसे? क्यों करेंगे ऐसे? क्यों करेगा? वो इतना बड़ा XPath क्यों देगा आपको? इज इट क्लियर? ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं आते इंटरव्यू में, ठीक है? ठीक है, ये फुल XPath देगा, इतना बड़ा XPath डालेगा, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा है, उसको बोलो मैं कॉपी करके डाल देता हूँ, जिससे मैच होगा वो हो जाएगा। दैट्स नॉट द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हमें XPath निकालना पड़ता है, दिए गए XPath से एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकली एलिमेंट रहता है, हम XPath बनाते हैं उसका, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से आते हैं। सर एक पूछना था। यस। तो मुझे ना कई बार वो ये एक्सेप्शन आया था, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल, तो रिलेटिव का एक्सपर्ट डाल के वो सही हो जाएगा यस, क्या? ट्राई करो। ओके। एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल के रीजन मल्टीपल है, जैसे इसके पहले भी बताया था मैंने कि मैंने ऐसे मूव किया, मुझे लगा कि चेक अवेलेबिलिटी बटन तो आ गया, इसमें क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, बट एक्चुअली में क्लिक होना इसकी ये जो एरिया है अभी जितना ब्लू कलर में है, इसका तो क्लिक होने का कंसेप्ट नहीं है ना, इसके पास हाँ। क्लिक होने की फंक्शनलिटी नहीं है ना। क्लिक होने की फंक्शनलिटी किसके पास है? उस चेक अवेलेबिलिटी बटन के पास है। तो कई बार हम जैसे एलिमेंट फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे जेंडर के लिए बटन्स दिए हैं इस तरीके से, ठीक है? तो हम मुझे लगता है कि मुझे मेल पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा, उसने देखो क्या हाईलाइट किया, टीडी को हाईलाइट किया। अब इंस्पेक्ट तो सही किया है ना, आपको वो मेल वाला बटन सिलेक्ट करना था, आपने उस नेम पे जाके, नेम के सेंटर पे जाके क्लिक किया, बट सिर्फ उतना एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है क्या? वो नहीं, पूरा का पूरा एक स्ट्रिप क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है आपको? टीडी। और कई बार ये ऐसे दिखता है, ऐसे, ठीक है? तो कई बार एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल जब भी आता है तो रीजन ये होता है कि आप सही से XPath नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे हो? उसका रीजन एक ये भी होता है कि आपको यूआई पे सही से नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको ये बटन इस तरीके से, सॉरी, ये टैग इस तरीके से क्लोज दिखता है तो इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद उसके अंदर के एलिमेंट देखेंगे, फिर पॉइंटर मूव करके देखो कि
जैसे यहाँ पे हमको फीमेल सिलेक्ट करना था तो उसके रेडियो बटन के लिए अलग से डायग्राम देके रखा है। इज इट क्लियर? तो फिर एक्सपाथ यहाँ से बनना चाहिए था, लेकिन हम बनाते हैं यहाँ से, और इसको डॉट क्लिक करेंगे तो मिलेगा एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल। दिस इज वन ऑफ द रीजन। एक रीजन ये भी है, ठीक है, कि हम सही टैग नेम को नहीं पकड़ रहे। गॉट इट? So, मैं एक्चुअली ये कर रहा था पहले ये पेज- चेक करो, ये नहीं हो रहा है तो फिर रिलेटिव वाला ट्राई करो। रिलेटिव में भी टैग नेम सही होना चाहिए। रिलेटिव में भी अगर आप यहाँ तक फाइंड करेंगे तो फिर भी क्लिक नहीं होगा। गॉट इट? तो पहले सही टैग नेम फाइंड करो कि सही टैग नेम है क्या, उस एलिमेंट का पूरा कोड ओपन होना चाहिए। गॉट इट? मैं एक्चुअली ना मैं क्या कर रहा था, मुझको नीचे स्क्रॉल करना था, तो मैंने एक गूगल पे एक्शंस का करके देखा वो हम बाद में पेज सीखेंगे। डाउन करके। अभी तक सिखाया नहीं मैंने। हाँ, मेरा उसकी वजह से वो हो गया था, इंटरैक्टेबल नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यूआई वो हिलने की सेकंड वजह से। रीजन है कि एलिमेंट स्क्रीन पे नहीं है, इस वजह से इंटरैक्टेबल नहीं है। हाँ। स्क्रॉल डाउन का कोड वो हम एक्शन से नहीं, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज है देखने जैसा। मैंने मेल को डबल क्लिक किया, ठीक है, तो उसके अंदर टेक्स्ट क्या दिख रहा है, जरा ठीक से देखो। स्पेस मेल और 2 स्पेस। लेकिन मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अब क्या दिख रहा है आपको? मेन नॉन अच्छा, वो कोड है। स्पेस एंड Non-breakable NBSP, space. ये होता है नॉन ब्रेकेबल नॉन ब्रेकेबल स्पेस। यस ठीक है, एंड NBSP सेमीकोलन 2 बार लिखा तो नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ठीक है, जब मैं इसको डबल क्लिक करके ये इसको एज ए टेक्स्ट यूज करूंगा ना, तो इसके मैच होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो स्पेस है ये नॉर्मल स्पेस नहीं है। जो हम स्पेस का जो बटन हम प्रेस करते हैं कंप्यूटर पे, इसके पीछे का ASCII वैल्यू अलग होता है, और ये जो UI में जाता है एंड NBSP ये अलग होता है। गॉट इट? ये ट्राई करके देखना आप। इस रेडिफ मेल के इस साइड पे ये जो मेल है, इसको एक्सपाथ बाय टेक्स्ट से फाइंड करके देखना, देखो होता है क्या। एक्सपाथ बाय टेक्स्ट, कंप्लीट एक्सपाथ बाय टेक्स्ट। और ऐसे केस में ही अगर एक्सपाथ बाय टेक्स्ट से नहीं हो रहा, क्योंकि वो नॉन ब्रेकेबल स्पेस प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, एक्सपाथ बाय कंटेंट्स। हम इतना टेक्स्ट डाल देते हैं और वो स्पेस हमको एक्सपाथ में यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर? यस ठीक है, यहाँ पर भी होगा नहीं, यहाँ पर नहीं है, बस यहाँ पर है NBSP। ठीक है, अब ये दिखा है यहाँ पे, तो आप इस साइड को एक बार चेक कर सकते हो। इसका URL मैं भेज देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपाथ बाय टेक्स्ट बनाने का ट्राई करो, देखो होता है क्या। सर समटाइम्स एक्सपाथ बाय कंटेंट से भी नहीं हो रहा था वो। देखो, इससे नहीं हो रहा था, उससे नहीं हो रहा था, ये नहीं है, हमको फाइंड करना है किसी भी कीमत पे। इज इट क्लियर? मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपाथ बाय कंटेंट से होगा ही। गॉट इट? नहीं हो रहा है, उसके कुछ रीजंस होते हैं, हमको वो रीजन फाइंड करना है। इज इट क्लियर? अभी भी ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो अभी तक हमने सीखे नहीं। अगर ये आईफ्रेम होता तो यहाँ पे तो मैचिंग 1 मिल जाता है, लेकिन सिलेनेम में डालने के बाद आता है नो सच एलिमेंट, अगर आईफ्रेम रहा तो। अब आईफ्रेम का कोड अब तक हमने सीखा नहीं। क्लियर? यस ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक्सपाथ बाय कंटेंट से पहले यहाँ पे देखो मैच होता है क्या। अगर यहाँ पे मैच हो रहा है दैट मीन्स वो सही है, एक्सपाथ आपने सही बनाया। सिलेनियम में डालने के बाद अगर नोसेज एलिमेंट एक्सेप्शन आया तो उसके रीजन मल्टीपल है ना। इंटरनेट स्पीड का इशू हो सकता है, उसमें जो पैरामीटर यूज किया वो पैरामीटर चेंज हो गया होगा, ये एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन होता है आईफ्रेम, कि वो पेज के ऊपर एक आईफ्रेम है, आईफ्रेम के अंदर एलिमेंट है और आप उसको फाइंड करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो बिना स्विच के नहीं होता। ठीक है, वो पूरा कोड ही हमारा बाकी है। गॉट इट? यस सर ठीक है, तो डायनामिक एलिमेंट का सबको क्लियर है कैसे फाइंड करना है? यस यस सर ठीक है, Yes, sir. ये आप करके देखेंगे। ठीक है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साइट पे प्रैक्टिस करो जहाँ पे सर्च रिजल्ट्स आते हैं।